हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों, आज हम एक नई एंथैल्पी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और इसी का दूसरा नाम कई जगह इसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। लेकिन बच्चों, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। कल हमने आपको आयनन एंथैल्पी के बारे में बताया था। आयनन एंथैल्पी जो होती है बच्चों, वो किसी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन बच्चों, उसका अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को हमने एक इलेक्ट्रॉन देना है, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या जितनी एनर्जी रिलीज होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है या जितनी एनर्जी गेन होती है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी आप दे भी सकते हो और यहाँ से एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, ये बन जाएगा X माइनस गैसियस एटम। ठीक है बच्चों, तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी या फिर जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को ही हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम डेल EGH से रिप्रेजेंट करते हैं। EGH इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो यहाँ इस X आइसोलेटेड गैसियस एटम को, विलगित गैसीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना, या जो एनर्जी जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसे हम डेल्टा EGH कहते हैं। और देखो बच्चों, EGH का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू बच्चों नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। मोस्टली हम बात करते हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव होती है। अब क्यों होती है, तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले हैलोजन एटमों की। तो देखिए, हैलोजन एटम में मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, यानी कि अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाता है F माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 और 2p6, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये आपका स्थायी विन्यास है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि किसका होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों नियोन का। नियोन एक नोबल गैस है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये ऑब्टेन कर लेगा, यानी कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है। तो जैसे ही हम इसको फ्लोरीन को, देखिए ये आपका फ्लोरीन में एटम बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं 1s2, दूसरे सेल में आपके पास जो सेकंड सेल है उसके अंदर आपके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 to 7, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। अब बच्चों, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो ये इसका आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाता है, इसका बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा हो जाता है, जिससे ये स्थायी हो जाता है, यानी कि ऑक्टेंट कंप्लीट होने की वजह से, अष्टक पूर्ण होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है, ये स्थायी हो जाता है। इसलिए ये आसानी से, फ्लोरीन जो होगा आसानी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है बच्चों, गेन कर लेता है। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, यहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो जब एनर्जी निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आती है। इसलिए फ्लोरीन के लिए
यानी कि हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। तो हैलोजन के लिए, किसके लिए बच्चों? हैलोजन परमाणुओं के लिए, हैलोजन परमाणु के लिए हम बात करते हैं, यानी कि फॉर द हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन डेल EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होती है बच्चों? यानी कि हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर है ना, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कहलाते हैं हैलोजन एटम। इन्हें हम कहते हैं बच्चों हैलोजन परमाणु, हैलोजन एटम। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है। इन सब की डेल EGH की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो हर एक पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में किनकी होती है? हैलोजन की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डेल EGH की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इंक्रीज़ होती है, यानी कि बढ़ती है। तो वह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। लेकिन किस में बढ़ेगी? नेगेटिव में बढ़ेगी, ये आपको याद रखना है। नेगेटिव में इंक्रीज होगी, पॉजिटिव में नहीं होगी, पहली बात। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, यानी कि एटम जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली उसके पास आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन लगता है। लेकिन अगर एक एटम बहुत बड़ा है, यानी कि उसका आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसमें आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, इसलिए इनकी वैल्यू अगर हम बात करें नेगेटिव में ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज होता है, ठीक है भाई। हम जानते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं हम बच्चों, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, तो साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों? साइज इंक्रीज होता है। और साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी नेगेटिव में, यानी कि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल EGH। लेकिन ध्यान रखना नेगेटिवली, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में कम होती चली जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। तो नेगेटिवली में कम होती जा रही है, इट मीन्स बढ़ती जा रही है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं नेगेटिव में कम हो रही है, इट मीन्स इंक्रीज हो रही है। और अगर हम हमें यहाँ ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन बच्चों मोस्टली नेगेटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट नेगेटिव मानकर कर रहे हैं, ठीक है। तो साइज हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होगा, इसलिए वहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है बच्चों। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव होगी इसका मतलब नेगेटिव में कमी आएगी। तो इसलिए साइज इंक्रीज होने पर डेल EGH की वैल्यू नेगेटिव में कम होती जाती है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ नेगेटिव में कमी का मतलब क्या होता है। नेगेटिव में कमी का मतलब है, जैसे मान लो किसी की -340 है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर -240, -140, -70, तो ये नेगेटिव में कमी होती जा रही है, ठीक है बच्चों। ये नेगेटिव में कमी कहलाती है।
वास्तव में वैसे तो बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, हमें पता है। लेकिन हमें अपनी मैथ नहीं लगानी है बच्चों, यहाँ पर हमें यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है। नेगेटिव तो इसकी वैल्यू होती है, हमें ये मान के चलना है, तो लेकिन हमें मेन वैल्यू देखनी है जो कम होती चली जा रही है। तो जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रभावी नाभिकीय आवेश, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों नाभिकीय आकर्षण बल में कमी आ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन देने में मुश्किल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी एटम को अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे कि X, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, विलगित गैसीय परमाणु है, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपके पास आएगी फर्स्ट डेल EgH, पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दैट इज द X माइनस। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, तो ऑलवेज फर्स्ट डेल EgH इज नेगेटिव। बट अब हम इसी X माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और देंगे, अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन और दें बच्चों, तो अब एक इलेक्ट्रॉन और देने पर आपके नेगेटिव में कमी आ जाएगी। इट मीन्स अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही थी, एनर्जी क्या हो रही है बच्चों यहाँ रिलीज, सॉरी फर्स्ट वाले में एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। और इस वाले में अब आपको एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ने के लिए अब एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए अब आपके पास आती है सेकेंड डेल EgH, और यहाँ बन जाएगा X-2 गैसियस। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, सेकेंड EgH जो होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि नेगेटिव में कमी आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने देखा कि जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है, इसलिए डेल EgH की वैल्यू नेगेटिव में आती है। लेकिन कभी कभी ज़बरदस्ती अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें नोबल गैसेज मतलब अक्रिय गैस, नोबल गैसेज, तो नोबल गैसेज में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। इनकी बात करें तो इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है बच्चों, इनके पास फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, हम जानते हैं कि अक्रिय गैसों का बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है। अब हमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनको देना है, जैसे हीलियम की बात करूं, हीलियम का बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कोई इलेक्ट्रॉन इसको दूं तो ये इलेक्ट्रॉन एक नए एनर्जी लेवल में ही जाएगा, पुराने एनर्जी लेवल में नहीं आ सकता, तो हमें एक एनर्जी लेवल बनाना पड़ेगा। इट मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पर एनर्जी दी जाती है, तो इनके लिए डेल EgH ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, क्या होगा बच्चों, हाईली पॉजिटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा धनात्मक होगा। किन के लिए, नोबल गैसेस के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो अगर हम नोबल गैसेज यानी कि अक्रिय गैस तत्वों की बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, तो इनमें जो नया इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, यानी कि इनको जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन इनके नए शेल में जाएगा, नए एनर्जी लेवल में जाएगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अधिकतम धनात्मक होती है, हाईली पॉजिटिव होती है। इस बात को हमें याद रखना है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हैलोजन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में अपने पीरियड के अंदर हैलोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो बच्चों इसी बात को ध्यान में रखकर हैलोजन जो होती हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ग्रुप में और पीरियड में मैंने आपको बता दिया कि जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH नेगेटिव में क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी। ठीक है ना, घटेगी। और पीरियड में यानी कि आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो डेल्टा EgH हमें पता है
नेगेटिव में ही, अभी भी हम यही बात करेंगे, नेगेटिव में इंक्रीज होगी, ठीक है, नेगेटिव में इंक्रीज मतलब बढ़ेगी। अब हेलोजन के लिए इनके पीरियड में हेलोजन की बात करें तो हाईएस्ट हेलोजन हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियड, ठीक है, यानी कि आवर्त में हेलोजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होती है। ओके, पक्का। और अगर हम बात करें हेलोजन नोबल गैसेस के लिए, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।